आज इस वीडियो में हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी के कंपलसरी पेपर 5th एडवांस अकाउंटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है, इसको समझने से पहले कंपनी का पुनर्गठन देखेंगे। हम पुनर्गठन से क्या आशा होता है कि कंपनी की पुनर्व्यवस्था या कंपनी में संरचनात्मक परिवर्तन, रिकंस्ट्रक्ट करना, नवीन रिकंस्ट्रक्ट करना, कंपनी को दोबारा से गठित करना। तो कंपनी के पुनर्गठन के ही दो पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है आंतरिक पुनर्निर्माण और दूसरा पार्ट है बाह्य पुनर्निर्माण। आंतरिक पुनर्निर्माण से क्या आशय है? आंतरिक पुनर्निर्माण को हम अर्ध पुनर्गठन भी कह सकते हैं। कंपनी का स्वयं का ही अंदर जो स्थितियां हैं, वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसके संबंध में कुछ पुनर्निर्माण किया जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, तो वो कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति बीमार है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसका रोग दूर करने के लिए हमें या तो उसको दवाइयाँ देनी होंगी, और यदि उसकी स्थिति कुछ ज़्यादा खराब है और दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही है, तो उस स्थिति में कई बार हमें ऑपरेशन, सर्जरी करनी पड़ती है। तो आंतरिक पुनर्निर्माण भी अपने आप में, यदि कोई कंपनी बीमार हो गई है, उसकी स्थितियाँ काफ़ी खराब स्थिति में आ गई है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है, वापस से रिकवरी नहीं हो रही है, प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है, तो हम कहेंगे कि वो कंपनी बहुत बीमार है। तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए यदि उस कंपनी का भी, जिस तरह से एक व्यक्ति का ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है, उस तरह से ही यदि हम एक कंपनी की सर्जरी करेंगे, उसका पुनर्निर्माण करेंगे, तो वो आंतरिक पुनर्निर्माण कहलाता है। आंतरिक पुनर्निर्माण में हम पहले घाटा, जो डेफिसिट है कंपनी का, पहले उसको अवशोषित किया जाता है और फिर उसको लाभ की स्थिति में पहुंचाया जाता है। दूसरा जो बाह्य पुनर्निर्माण है, बाह्य पुनर्निर्माण में कंपनी का समापन करके और उसकी जगह एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। हालांकि वो नई कंपनी जो पुराने वाली कंपनी है, उसी की संपत्तियां और दायित्व को लेकर के बनाई जाती है, तो वो बाह्य पुनर्निर्माण कहलाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आंतरिक पुनर्निर्माण है। आंतरिक पुनर्निर्माण की जरूरत किन किन परिस्थितियों में पड़ सकती है एक कंपनी को? पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि कंपनी की पिछली हानियां बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई हैं और अब उन्हें हमें अपलिखित करना आवश्यक हो गया है, ताकि उन सबको अपलिखित करके इन फ्यूचर हम कंपनी को लाभ की स्थिति में ला सकें और उसमें से लाभांश बांट सकें। पुनर्निर्माण की दूसरी स्थिति या आवश्यकता हो सकती है कि कंपनी का पूंजी ढांचा जो है बड़ा उलझनपूर्ण है, उसको हमें इजी बनाना है, आसान बनाना है और आधुनिक विचारधारा के अनुरूप बनाना है, तब भी हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की जरूरत पड़ेगी। कई बार कंपनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ये अंकित मूल्य में परिवर्तन की आवश्यकता विनियोजकों के रेफरेंस में होती है, ताकि हम उनके लिए अंकित मूल्य को आकर्षक बना सकें, ताकि वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित हों। इसी तरह से कंपनी की यदि कैपिटल गियरिंग, पूंजी की गियरिंग उचित नहीं है। पूंजी की गियरिंग से यहाँ पे क्या मतलब है कि कंपनी की अंश पूंजी और स्थिर लागत वाली पूंजी, इनके बीच का जो रेशो है वो सही नहीं है, तब भी हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। या फिर कई बार हम ये देखते हैं किसी कंपनी की स्थिति में कि चिट्ठे में जो संपत्तियां हैं वो पूरी तरह से पूंजी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, पूंजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, यानी कि वो संपत्तियां
उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर चिट्ठे में दिखाई जा रही हैं, जबकि एक्चुअल में उनकी वैल्यू कम है। तो उन संपत्तियों को सही मूल्य पर लाने के लिए हमें आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें हमें जरूरी हो जाता है कि आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाए। अब ये आंतरिक पुनर्निर्माण दो प्रकार से हो सकता है। पहला तो अंश पूंजी में परिवर्तन करके, अल्ट्रेशन करके उसमें, और दूसरा अंश पूंजी में कटौती करके। तो पहले हम अंश पूंजी में परिवर्तन को समझेंगे और उस परिवर्तन के लिए हम कौन कौन सी विधियां अप्लाई कर सकते हैं। तो अंश पूंजी में जो परिवर्तन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 में बताया गया है और उसमें विधियां बताई गई कि अंश पूंजी में परिवर्तन हम किस किस रूप में कर सकते हैं। पहली विधि इसमें है नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में वृद्धि करके। तो इसमें यह है कि कंपनी नए शेयर्स जारी कर सकती है यदि उसके अंतर नियम अनुमति दे रहे हैं, तो वह अपने अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है, और यदि आवश्यक हो तो फिर सीमा नियम में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है, और परिवर्तन का प्रस्ताव कंपनी को साधारण सभा में पारित करना पड़ता है। उसके पश्चात ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो नए अंशों के निर्गमन द्वारा पूंजी में जो वृद्धि है वो किस तरह से कंपनी करेगी। यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी है यदि वो पूरी तरह से निर्गमित ऑलरेडी ही कर चुकी है और अब उसको लगता है कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसको और पूंजी की आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो उसको अपने पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करके वो अपनी अधिकृत पूंजी को बढ़ाएगी। इसके लिए सेबी से भी उसको परमिशन लेनी पड़ सकती है। अब नए अंशों के निर्गमन के संबंध में एक शर्त ये लागू होती है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले वो अपने वर्तमान इक्विटी अंशधारियों को शेयर लेने के लिए प्रस्तावित करेगी। तो ये जो पूर्वाधिकार उनको दिया जाता है, तो इस अधिकार को हम पूर्व क्रय अधिकार कहते हैं। ये अंशधारी नए अंशों को खरीद सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अंशधारी नहीं भी खरीदे। यदि वो नहीं खरीदते हैं तो फिर हम इन अंशों को अन्य व्यक्तियों को भी बेच सकते हैं। अब यदि कंपनी इस तरह की प्रोसेस करती है, नए अंशों के निर्गमन द्वारा अपनी पूंजी में वृद्धि करती है, तो उसका लेखा व्यवहार किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ हम अकाउंटिंग विषय पढ़ रहे हैं। तो लेखा व्यवहार कैसे करना होगा। लेखा व्यवहार में पहली बात तो ये कि जो प्रविष्टियां हैं, एंट्रीज हम करते हैं जर्नल में, तो अंशों के निर्गमन के संबंध में जो सामान्य प्रविष्टियां हैं वही यहाँ पर भी की जाएंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप लोग पिछली क्लासेस से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने पर, फिर अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल वगैरह, या प्रीमियम पर शेयर इशू किए हैं, डिस्काउंट पे किए हैं, तो उस समय जो सामान्य प्रविष्टियां की जाती हैं वही सारी सामान्य प्रविष्टियां यहाँ पे आपको करनी है। दूसरा इसमें ये है कि जो इक्विटी अंशधारियों को, जो वर्तमान में इक्विटी अंशधारी हैं, उनको कंपनी जो शेयर देती है, जो शेयर प्रस्तावित करती है, वो उनकी प्रदत्त पूंजी के रेशो में प्रस्तावित किए जाते हैं। यानी उनके पास पहले से जितने शेयर हैं टोटल पूंजी के अनुपात में, उसी रेशो में उनको नए शेयर प्रस्तावित किए जाते हैं। अब जब प्रदत्त पूंजी के रेशो में उनको शेयर प्रस्तावित किए जा रहे हैं, तो कई बार उसमें एक समस्या आ सकती है, और वो समस्या है अंशों के टुकड़े, फ्रैक्शंस। क्योंकि यदि हम पुरानी पूंजी जो प्रदत्त पूंजी है उसके रेशो में देंगे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो उस पर्टिकुलर अंशधारी का हिस्सा है वो शेयर का टुकड़े में आए, यानी एक से कम आए, जैसे कि 2/3 है, 2/5 है, इस तरह से टुकड़े में आ सकता है, यानी पूरा एक फुल शेयर नहीं आकर के टुकड़े में आए। तो
उस स्थिति में हमें इस टुकड़े के संबंध में किस तरह से व्यवहार करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब ये जो फ्रैक्शन के रूप में शेयर्स आएँगे, तो इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो कि कैसे ये टुकड़े में शेयर आता है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं कि किसी धारक के पास 17 पुराने अंश हैं और उसको नए शेयर 5 के बदले में 1 शेयर दिया जा रहा है। तो उसके हिस्से में जो नए शेयर हैं, 3 शेयर तो पूरी तरह से आएँगे और उसके बाद 2/5 हिस्सा आएगा। तो ये जो 2/5 हिस्सा है वो टुकड़े में है, पूरा शेयर नहीं है। तो इस टुकड़े को हम किस तरह से उसको देंगे? तो इसके लिए कंपनी कई तरह से विधि अपना सकती है, कई प्रकार से इसका निपटारा वो कर सकती है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि जितने भी टुकड़ों से संबंधित अंश हैं, उन सब अंशों को बाज़ार में बेच दिया जाए और जितनी विक्रय राशि मिले, उसको टुकड़ों के रेशो में अंशधारकों को बाँट दिया जाए। दूसरा तरीका कंपनी के पास ये हो सकता है कि वो अंशधारियों को एक टुकड़ा प्रमाण पत्र जारी करे और कंपनी उनको ये निर्देशित करे कि आप अपने टुकड़े को या तो बाजार में बेच दें या फिर उस टुकड़े को पूरा हिस्सा करने के लिए जितना हिस्सा बाकी है उसके बराबर शेयर का टुकड़ा खरीद लें ताकि उनके पास जो है एक शेयर पूरा हो जाए और उसके बाद वो उन टुकड़ों के प्रमाण पत्र को कंपनी में जमा करा दे और कंपनी बदले में उनको पूरे एक अंश के बराबर नया प्रमाण पत्र दे दे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि टुकड़ों से संबंधित अंशों का बंटन वर्तमान अंशधारियों में कुछ को एक निश्चित मूल्य पर दे दे, केवल कुछ को ही, और बाकी जो बचे हुए अंशधारी हैं उनके अधिकारों का समायोजन कर लिया जाए। चौथा तरीका ये हो सकता है कि अंशों को टुकड़ों में निर्गमित करने के स्थान पर एक पूरा अंश आंशिक दत्त रूप से निर्गमित किया जाए या फिर कम वर्ग मूल्य के अंश निर्गमित कर दिए जाए।